ही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इस मंच पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लोकमत के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र दर्डा जी को कि वे पुष्पगुच्छ देकर श्री दिग्विजय सिंह जी का स्वागत करें। और शैली के लिए विख्यात श्री किशोर अजवानी जी। चर्चा सत्र है, प्रत्येक का समय आधे घंटे का है और समय के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। तो समय की नजाकत को समझते हुए गागर में सागर भरने का प्रयत्न करेंगे। किशोर अजवानी जी तालियों से स्वागत करेंगे दिग्विजय सिंह जी का। दिग्विजय सिंह जी, हम यहाँ लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है मैच्योरिंग डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के मामले में आपकी पार्टी पर इल्जाम ये लग रहा है कि आप हमारे देश को विदेश में बदनाम कर रहे हैं। आपके नेता लोकतंत्र का पैमाना लोगों का समर्थन, यही हम जानते आए हैं, और लोगों का समर्थन आपको सत्ताधारी दल से कम मिलता है, तो लोकतंत्र कैसे खतरे होगा? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटर ने मुझे कहा है फसादी हूँ। दर्दा फैमिली से मैं बहुत 35-40 साल से संबंध में रहा है, लेकिन कौन सा फसाद मैंने किया थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आपसे भी मेरा परिचय है पुराना और दर्दा फैमिली से भी है। मैंने अपने जीवन में कहीं फसाद नहीं किया, लेकिन फसादियों से लड़ाई तो जरूर लड़ता रहा हूँ। वो देश में लोकतंत्री परंपरा कोई नहीं है। हजारों वर्षों से लोकतंत्री परिवार हमारी परंपरा देश में रही है। और ये जो बात आपने कही है कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में भी कई लोगों ने जाकर अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात की थी। स्वयं अरुण जेटली जी ने भी 2015 में पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई अगर बात बाहर लाके कहता है तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास 7 प्रमाण हैं जहां नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर कांग्रेस और पूर्व की सरकारों के खिलाफ बोला है, जिसमें अटल जी की सरकार भी शामिल है। टोरंटो में कहा 1 अप्रैल 2015, जिनको गंदगी खत्म करनी थी गंदगी करके चले गए, गंदगी करके चले गए, हम सफाई करने जाएंगे। पिछले 7 वर्षों की धूल हम साफ करेंगे, जिसमें अटल जी के कार्यकाल का भी जिक्र है। भारत एक विशाल देश है जहां समस्या पुरानी और सफाई में समय लगेगा, लेकिन हमारा मिशन स्किल इंडिया का है ताकि स्कैम इंडिया, ये क्या उन्होंने नहीं कहा। अप्रैल में फिर कनाडा में उन्होंने अप्रैल में कहा कनाडा आने में भारत के पीएम को 42 साल लग गए। क्या ये कहने वाली बात थी? फिर जर्मनी दौरे के समय उन्होंने कहा 2014 में भारत में दशकों की अस्थिरता समाप्त हो गई। 2015 शंघाई में कहा पहले आपको भारतीय होने पर शर्म आती थी। मैं तो उनसे पूछता हूं कि आपको भारत में पैदा होने पर कोई शर्म आई थी क्या मोदी जी? फिर दक्षिण कोरिया में उन्होंने कहा पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है जहां पैदा हो गए, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, लेकिन अब हमें गर्व होता है। फिर चीन यात्रा में 2015 पिछले 30 वर्षों में अधूरे काम पड़े थे उनको मैं पूरा कर रहा हूं। फिर मस्दर शहर में संयुक्त यूएई में जाके कहा कि उनकी सरकार के पास विरासत की समस्याएं थी और उनकी तत्काल प्राथमिकता उन परियोजनाओं को शुरू करने की होती जो पिछली सरकार में अनिश्चितता और सुस्ती से रुकी हुई, जबकि हाईएस्ट ग्रोथ रेट 2014 के बीच में रही है। 2015 में उन्होंने कैलिफोर्निया में कहा हमारे देश में राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को सामने आने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है,
किसी ने 50 करोड़ रुपए कमाए, किसी के बेटे ने 250 करोड़ और किसी की बेटी ने 500 करोड़ बनाए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर पहली बार हो रही है कि स्वयं सत्ता पक्ष राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा में राजनाथ सिंह राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, और सदन नहीं चल रहा, कोई नहीं चलने दे रहे। भाजपा के सांसद लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि हम लोगों पर आरोप लगता था कि हम सदन नहीं चलने दे रहे, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन अब क्या हो रहा है? बेसिक की बात यह है कि भारतीय संविधान में जिसको भरोसा है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा जो आज कही जाए। इसी के साथ साथ अगर आप देख लें तो अनेक उदाहरण हैं, निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा, जमानत नहीं हो पाई। भीमा कोरेगांव में एक प्रकरण हुआ जिसमें लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन उनको 3.5 साल तक जेल में बंद रखा और जमानत नहीं होने दी। उसमें कौन? जो एमिनेंट सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, उसमें से एक उदाहरण होगा सुधा भारद्वाज जी का। ये अमेरिकन सिटीजनशिप थी उनकी। अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के वो IIT के यहाँ से कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और सिटीजनशिप छोड़ के उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों की सेवा की। ऐसी सिविल राइट एक्टिविस्ट को, ऐसी भद्र महिला को उन्होंने 3.5 साल तक जेल में बंद रखा। ऐसे अनेक प्रकरण है, मैं इसका समय आपको नहीं लूंगा, लेकिन बात यही है कि लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप स्वयं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कपिल सिद्दीकी की बात मैं करता हूं। उसका दोष इतना था कि वो अपनी मैगजीन के लिए हाथरस के रेप केस में जाकर उसकी रिपोर्ट कर रहा था। उसको 2 साल तक जेल में बंद रखा। ये सारे उदाहरण जो हैं दिए जा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर मूल सवाल करता हूँ, पैमाना तो जनता का समर्थन है ना, एक बार नहीं, एक इलेक्शन नहीं, मतलब बार बार लगातार एक ट्रैजेक्टरी है जिसपे जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। तो उसके पहले 2014 के पहले ट्रैजेक्टरी क्या थी? 1947 साल। तो फिर उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, उसको नहीं जोड़ रहे। हम कह रहे हैं जब उनको समर्थन मिल रहा है तो लोकतंत्र खतरे में कैसे? बात लोकतंत्र के खतरे की, हमारी बात दूसरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से विधायक खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही है, जनमत को नकारा जा रहा है, उसका उदाहरण आपके सामने नहीं है क्या? ऐसे कोई उदाहरण देखने को आपको पहले मिले जहां आप खुलेआम खरीद जीते, आप अपने राज्य में खुद जीते चुनाव, आपकी पार्टी के लोग छोड़ के मैं वही कह रहा हूं, वो छोड़ के चले गए। एक विधायक को 25 से 50 करोड़ रुपए दिए गए, साफ है वो लोग छोड़ के गए, सिर्फ पैसे के लिए छोड़ के गए। बिल्कुल। और वही मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, जो लोग पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बेईमान है, भ्रष्ट है, इनको जेल होना चाहिए, बात करता हूँ 2 बाई इलेक्शन की बात करता हूँ। एक बाई इलेक्शन हुआ आपका बंगाल, जहां कांग्रेस पार्टी करीब 50 साल बाद हम वो सीट जीते। पुणे बीजेपी की सीट थी, वहां हम लोग इस बार चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक कोई जमाना भी था जहां भाजपा 2 सीटें रह गई थी, लेकिन ये बात थोड़ी कि पार्टी भी खत्म हो जाती है। पिछले आपकी पार्टी खुद जीती, मध्य प्रदेश जीती, छत्तीसगढ़ जीती, राजस्थान जीती हमने, अभी हम लोग हिमाचल जीते, आप हिमाचल जीते। तो फिर लोकतंत्र है। बात वही है। मेरा ये आपसे कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है,
आज ईडी, आईटी, सीबीआई, पता नहीं लोकमत में छापे पड़े कि नहीं पड़े, क्योंकि उनका तो लोकमत पुरानी कांग्रेसी परंपरा के हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिसने मोदी जी के खिलाफ बात की उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई लगी, और जिन पर ईडी लगी हुई थी भाजपा में गए उन्हें माफ कर दिया। नारायण राणे मंत्री भी बन गए, उनके ऊपर पहले छापे पड़े। आपके अधिकारी आप कह उसके बाद आपके मुकुल रॉय, ऐसे अनेक प्रकरण हैं। आप कह रहे हैं प्रताड़ित होकर लोग जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये कहा जाता है वो आपसे प्रताड़ित होकर गए। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है ये आप उन्हीं से पूछिएगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे प्रताड़ित होकर गए। आपसे मतलब मेरी आपसे आप पूछ रहा हूँ, उनसे कभी एक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि वो उनके भाषण उनके आप सुन लीजिए 2020 के पहले एक हफ्ते पहले उन्होंने सरकार की प्रशंसा की कि हमने कर्जा माफ किया, और कर्जा माफी के उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे करेला में, और एक हफ्ते बाद चले गए। एक हफ्ते में सरकार इतनी खराब हो गई क्या? तो इसको क्या कहेंगे, क्यों छोड़ दिया? ये अवसरवादिता और भारतीय जनता पार्टी का प्रलोभन। और गुलाम नबी आजाद जी, गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी आजाद को भी आप जान लीजिए कि गुलाम नबी आजाद को कहां से कहां पहुंचाया कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंचाया, और क्या कारण रहा वो चले गए। कभी आपने उनसे पूछा? बात यह है उन्होंने जो जो बात कही थी वो सारी बातें तो कांग्रेस कर रही है। चुनाव करवाए, उसके अंदर वो उसमें उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए थी। इसी के साथ साथ 2017 में उन्होंने इस प्रस्ताव रखा था कि चुनाव वर्किंग कमेटी के नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष को अधिकृत कर देना चाहिए। बात यही है, अंदरूनी बात क्या है ये आप पता लगा लीजिए। उस भाव में जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब का टर्म खत्म हो रहा था और उन्हें मतलब नॉमिनेशन नहीं हुआ था, तो भावुक होकर नरेंद्र मोदी जी की आंखों से आंसू टपक गए, गला भरा है। तो है ये सब भारतीय संविधान में चलता है, और भारतीय संविधान के जो जो प्रावधान है उन पर हमें कुठाराघात होता लगता है, इसलिए हम इस बात को कहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर अपना भाषण दिया, पूरा भाषण ही उड़ा दिया उन्होंने, पूरा एक्सप्रेस कर दिया। जब वो बोलते हैं कई बार माइक बंद कर देते, ये तो हुआ है, कोई बात नहीं, कौन सी नई बात की। और आज के तकनीकी युग में आप कोई बात अभी यहाँ कर रहे हैं तो क्या ऑनलाइन कोई यूएसए में या जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में सुन नहीं रहा हो? तो इस तकनीकी युग में ये कहा जाए कि आपने वहाँ जाके ऐसी बात क्यों कही? अरे कौन सी नई बात कही है जो राहुल गांधी जी ने भारत में नहीं कही हुई है, जो आज इस बात पे इतनी हल्ला मचाया जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा ना कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्या कर रहे हैं जब वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो उनसे क्यों कह रहे हैं? देखिए बात यह है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है? कौन से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल का उल्लंघन उन्होंने किया, बताइए जरा। कौन सा कानून का उल्लंघन उन्होंने किया जो माफी मांगे या उन पर कार्रवाई करे? जो उनका अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों से ये कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप क्या कर रहे हैं वो सही है। भारतीय लोकतंत्र को फासिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों को बिना किसी प्रकरण के झूठा सताया जा रहा है और उन पर पॉलिटिकल हथियार के रूप में ईडी, आईटी, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, और उन्हें फिर जो उनके भाजपा में चले जाते हैं छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण है जिनको मैं दे सकता हूँ। ये कितनी बार बात होती है कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी भी कहती है हम विचार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है नेताओं के पास जो वो पोस्टर पर लगाएं जिनसे उनके वोट बढ़े? जोड़ी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कहलाती है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन चेहरे का असर पड़ता कि नहीं पड़ता? देखिए
चेहरे का तो आपके मीडिया में ज़्यादा असर पड़ता है बनस्पत पॉलिटिक्स के, लेकिन साथ साथ पॉलिटिक्स में भी चेहरा पे असर पड़ता है, लेकिन आप विचारों पर क्यों नहीं जाते हैं, विचारधारा पर क्यों नहीं जाते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहाँ लोकमत का नागपुर का हेडक्वार्टर, वो जानते हैं इस बात को। आरएसएस बहुत बड़ी संस्था है कि नहीं, आप बताइए। है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संगठन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, जरा पंजीयन है कि नहीं, जरा पता लगा लीजिए। पंजीयन क्यों नहीं कराते वो लोग? संस्था बहुत बड़ी हो गई लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या ये ठीक बात है? किसी भी मर्यादा पूर्ण संगठन को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? उनका अकाउंट है कि नहीं है? उनकी मेंबरशिप है कि नहीं है? ये तो बताएं ना। इस पे छुपा हुआ क्या, इसमें कौन सी बात छुपी हुई है? इनका फासिज्म का जो था, ये भारतीय संविधान की बात करते हैं, लेकिन साथ में हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। क्या भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान है क्या? उसके तहत ये लोग अपना शपथ भी लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये सारी तो विरोधाभास उसको साफ करना चाहिए आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। हमारा देश जो है इसे यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राज्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर भारत के अंदर उस समय कश्मीर की असेंबली होती और वहां से वो प्रस्ताव करते तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जमहूरियत को बलाए तार रख दिया, लोकतंत्र की हत्या उसमें हुई है। ये मुद्दा आप जनता के पास लेकर जाएंगे? चुनाव तो करवाएं। ये मुद्दा बाकी देश की जनता के पास लेकर जाएंगे कि आर्टिकल 370 बहाल होना चाहिए। आप आर्टिकल 370 से इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं? आप सुन लीजिए, आर्टिकल 370 से आपने समाप्त कर दिया, हालांकि अनडेमोक्रेटिकली किया है, लेकिन वहां के आतंकवाद समाप्त हो गया क्या? क्या वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट आया है? सुनिए, और वहां क्या लोगों, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिला है क्या? तो समाप्त नहीं होना चाहिए था। फिर आप उसी पे आ जाते हैं। अगर वहां विधानसभा होती और वो वहां से प्रस्ताव करते तब ठीक था, तो स्वाभाविक है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप था। चलिए एक और सवाल को पढ़ते हैं, जो मैंने बात की थी चेहरा, और वो मध्य प्रदेश में जनता चुनाव में जाएगी, आपको माने चेहरा जिनका चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, चेहरा जहाँ तक सवाल है, वो दो चेहरे हमारे लीडर होते हैं। एक होता है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये तो हमारे लोग लीड करते हैं। मैं वहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे लीडर वहाँ कमलनाथ है, सीनियर मोस्ट लीडर वो है, और उन्हीं के नेतृत्व सरकार हमारी मध्य प्रदेश चुनाव हो। मैं एक बयान के आपको रेफर करना चाहूँगा 16 अक्टूबर 2018 के, जब आपने कहा कि मेरे भाषण देने से कांग्रेस को मालूम है आप उस पे आएंगे, क्योंकि यही जब भी होता है तो बात होता है। लेकिन उसके बाद मैंने कैंपेन किया, कैंपेन करने के बाद हमें बहुमत मिला, उसके बाद जिन जिन एरिया में गया वहाँ चुनाव जीता। लेकिन जो भाजपा मेरे पे आरोप लगाती रही है, अमित शाह जी कहते रहे हैं, वही बात मैंने मजाक में दोहरा दी थी। वो मजाक निश्चित तौर पे आप प्रमाण देख लीजिए। अगर मैं उन इलाकों में गया जहाँ कांग्रेस जीत गई, उन विधानसभा में गया वहाँ चुनाव जीत गए कांग्रेस, सरकार हमारी बन गई, तो बताइए। तो फिर आपके जैसे अभी वो सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से खुद राहुल गांधी ने किनारा, सर्जिकल स्ट्राइक में मैंने क्या पूछा था? मेरा प्रश्न आर्मी से नहीं था। आर्मी को तो जो टारगेट दिया उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक में पहला बना बयान आया अमित शाह जी का, 300 आतंकवादी हमने मार दिए। सुषमा स्वराज जी का आया कि हमने ऐसी जगह स्ट्राइक किया है कि जहां पॉपुलेशन थी ही नहीं। पर आर्मी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई ना, सुन आर्मी को टारगेट कौन देता? सरकार देती है। तीसरा, आदित्यनाथ जी महंत जी ने कहा 450 मार दिए, तो मेरा तो ये था कि भाई सरकार ये तो बताए, सरकार, आर्मी नहीं। मेरा प्रश्न आर्मी से, देखिए मैं हमेशा से डिफेंस फोर्सेस के पक्षधर रहा हूँ। एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स सर्विसमैन को मैंने सबसे ज्यादा तरजीह दी और उनको नौकरियां दी। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, जो अपने आप को बड़ी राष्ट्रवादी मानती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के लोग
ISI के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं, उन पर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलाते, मुझको राष्ट्रद्रोही कह देते। तो आपकी अपनी पार्टी ने किनारा क्यों कर दिया? देखिए बात ये नहीं है, खुद राहुल गांधी ने कहा ठीक है उन्होंने अपने किनारे किया, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। मेरा यही डेमोक्रेसी है मेरी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी को एक तरह थोड़ी नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैं अपना व्यू रखता हूं, मैंने अपनी बात कही और मैं कायम। मेरा आपकी मानसिकता भी एक तंत्री जा रही है। डेमोक्रेसी में विचारों की अभिव्यक्ति का क्या इज्जत होती है, होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। चलिए आपकी मानसिकता एक तंत्र की तरफ जा रही है। नहीं, मैं तो फिर राजस्थान पे भी सवाल पूछ सकता हूँ, वहां पर तो कला दिख रही है। पूछिए ना, मैं उनको दूंगा। वहां पर भी कला दिख रही है विचारधारा का की थोड़ी बहुत मतभेद हो सकता है। गद्दार एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं। देखिए जो भी है उन पर कार्रवाई पार्टियों को करना चाहिए। डिसिप्लिन कमेटी हमारे सामने है, उनको सामने जाना चाहिए। गहलोत जी पे किसी पर भी जो भी कांग्रेस का व्यक्ति है, अगर उसको पीड़ित व्यक्ति को डिसिप्लिन कमेटी के सामने जाना चाहिए, कार्रवाई होगी। पायलट साहब को गहलोत जी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में जाना चाहिए निश्चित तौर पर, अगर उनको आपत्ति है तो। ठीक है, चलिए समय यहाँ खत्म होता है। थोड़ा सा एक दो सवाल अगर ऑडियंस के ले लें तो जल्दी से। सर कोई भी ऐसे 3 मुद्दे बता दीजिए जिनके ऊपर 2024 में कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में ही एक हम लोगों ने वादा किया था, अगर पार्टी हमारी चुनकर आती है तो वो सारे परिवार जिनकी आय एक सीमा से कम है उनको प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिससे कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक इसी के साथ साथ रोजगार के लिए भी पूरी तरीके से हमारी क्या योजना थी उसका उल्लेख किया गया था। महंगाई आज जो है उससे कई ज़्यादा कम महंगाई 2004 से 2014 के बीच में थी, जबकि जो ग्रोथ था, जो हमारी आर्थिक विकास था, वो कहीं बेहतर था जो आज है। इसलिए हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और साथ में हम गरीबों को किस प्रकार से अधिक उनकी अर्थव्यवस्था सुधार सकें, किस प्रकार से हम लोग और उनके खर्चे कम कर सकें, ये हमारा प्रयास होगा। सर इसमें हेल्थ सेक्टर का जिक्र आपने नहीं किया जी सर, हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या करेंगे आप? हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में मैं राजस्थान को आपका उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में उन्होंने जो स्कीम लागू की है उसमें 25 लाख तक का खर्चा सरकार बेयर करेगी, और इसी तरीके से हम लोगों ने हमारे अन्य राज्यों में भी इस बारे में हम लोग योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमें एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र। आपने इस्लामिक राष्ट्र आपने पाकिस्तान का देख लिया, क्या हालत हो रही है वहाँ पाकिस्तान का। ये हिंदू राष्ट्र जो है, ये देश सबका है। इतनी विविधता किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ऐसी विविधता के देश में ये संभव नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब आप कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार बने थे, आपको कोई इशारा हुआ था या आप खुद से ही चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं कांग्रेस अध्यक्ष का? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से जो हमारे पार्टी का जो एक आदेश है उसका पालन किया है, और मैं चाहे मुझसे जो कुछ भी आप समझ लें, लेकिन आज तक मेरा एक भी बयान पर मुझे नोटिस नहीं दिया गया है। तो इसलिए इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं करता हूं या कहता हूं ये पार्टी विरोधी कभी नहीं हो सकता, पार्टी के हित में हमेशा होता है। जब मुझे मालूम पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो मुझसे सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो फिर मैंने मना कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और अपने ही अंदाज में अपनी बात रखने के लिए दिग्विजय सिंह। पूर्व सांसद राज्यसभा श्री विजय दड्डा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वरिष्ठ राजनेता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं उसका सरकार उत्तर दे, जेपीसी बनाए। जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने नियमों का पालन किया है और
कानून का पालन किया है, तुम्हें डर किस बात का है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी को स्वयं जेपीसी अपॉइंट कर देना चाहिए, ताकि जो एक बदनामी उनकी हो रही है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिस तरह से कि इस मुद्दे को चर्चा में ना आए, उसके लिए ये जो हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि एक मुहावरा है, मैं पहला शब्द नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका है। विदेशी धरती, मोदी जी भूल जाते हैं कि मेरे पास 8 प्रमाण हैं जहाँ विदेशी धरती में उन्होंने पूर्व की सरकारों को, जिसमें से अटल जी की सरकार थी, उनको उनके खिलाफ वक्तव्य दिए हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी गंदगी सफाई करने का मौका वो उन्हें मिला है। तो ये खुद पर जो है वो उस पर उस बात पर उनको जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से हुई है। और इसमें स्वयं अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में इस बात को कहा है कि हाँ, इसके पहले प्रमाण है। इमरजेंसी के ज़माने में जो लोग विरोधी थे, समाजवादी लोग, उन्होंने खुद में जाके विदेश में ये बात कही थी। और आज के तकनीकी युग में जो बात आप मुझसे भी कर रहे हैं, अगर लिंक अगर है तो उसमें विश्व का किसी कोने में देखा जा सकता है।